ओके, तो RRR मूवी देखते वक्त शायद आपने नोटिस किया होगा, इस सीन में जब राम की एंट्री होती है तब आप उसके आई में फायर के रिफ्लेक्शन को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि वो बदले की आग में बिल्कुल अंधा है और वो अपने बदले के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एंड गाइस, इस सीन में जब भीम को लटकाया गया था नीचे एक भारी बॉक्स बांध के, तो जब एनटीआर को लटकाया गया था तब आपने शायद ही नोटिस किया होगा कि ये जो बेरिया थे उनके जॉइंट्स थोड़े खुल गए थे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसके पैर में कितना भारी चीज बांधा गया था। एंड गाइस, क्या आपको पता है कि इस बॉक्स का वेट कितना है? तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे मिला। एंड गाइस, क्या आपको पता है कि राम के फादर का फुल नेम क्या है? तो यहाँ पर आप उनके फुल नेम। एंड गाइस, इस सीन में आप कुछ क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था। एंड गाइस, इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो इससे पहले मैंने RRR का डिटेल वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो हॉल रिकॉर्डिंग था। लेकिन इसका जब HD वर्जन रिलीज हुआ तब मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। तो आज मैंने RRR के HD वर्जन को फ्रेम बाय फ्रेम करके देखा, फुल एनालाइज किया और मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले जिसको आपने ये मूवी देखते वक्त नॉर्मल स्पीड में जरूर मिस कर दिया होगा। तो बताऊंगा उसके बारे में, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, दैट वुड बी ऑसम। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना मेरी जान। तो गाइस, बहुत हो गया बकबक। सो हे गाइस, माय नेम इज दबा एंड वेलकम टू माय चैनल दबा द HBD। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट straight in. So guys, my name is Daba and welcome to my channel Daba the HBD. So guys, without wasting any more time, let's get bloody straight into it. All right, detail number 1. तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो भी हॉर्स और जो भी डियर्स थे उन सभी को CGI से क्रिएट किया गया था, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। तो इसे देख के मैं अजीब हो गया था। बाकी सबका तो समझ में आता है, लेकिन ये हॉर्स कहाँ से आ गया? तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तभी सीन में ये जो हॉर्स था इसको CGI से क्रिएट किया गया था। बट मुझे लगता है कि इस मूवी में कुछ ऐसे सीन्स थे जहाँ पर नॉट CGI रियल हॉर्स का यूज किया गया था, जैसे कि इस दोस्ती वाले सॉन्ग के सीन में। डिटेल नंबर 2, और यहाँ पर आप डियर्स को नोटिस कर सकते हो, यानी कि इस सीन में स्कॉट ने जितने भी जानवरों को मारा वो सब CGI से क्रिएट किया गया था। इसलिए तो इस मूवी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ होता है कि नो एनिमल हार्म्ड ड्यूरिंग मेकिंग दिस फिल्म। तो इस सीन में आप सलमान खान, आमिर खान और करण जौहर के नाम को नोटिस कर सकते हो। वेल, वो तीनों तो इस मूवी में नहीं है, तो फिर यहाँ पर उनका नाम क्यों है? कभी मन में खुजली हुआ? वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, इस मूवी के रिलीज होने से पहले मुंबई में इस मूवी का एक इवेंट हुआ था जहाँ पर करण जौहर, सलमान खान और शायद आमिर खान भी आए थे और उन लोगों ने RRR मूवी को प्रमोट किया था, जिसकी वजह से उन तीनों का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 3। ओके, सो इससे पहले जो पार्ट 1 था वहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल बताया था, जो कि ये था। ऑलराइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में जब द स्टोरी बोल के लिखा हुआ होता है तब आप नोटिस करना कि बैकग्राउंड में एक मल्ली बोल के साउंड आता है, जो कि काफी सही बात है, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी मेनली मल्ली उस छोटी बच्ची की वजह से ही स्टार्ट हुई थी। वेल, वो तो था ही, लेकिन क्या आपने नोटिस किया था कि आप यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू लाइट को नोटिस कर सकते हो, जो कि राम और NTR का रेफरेंस था, और वो दोनों भी इस मूवी के मेन हिस्से हैं। सो इसलिए जब द स्टोरी बोल के लिखा हुआ होता है तब आप उन दोनों के रेफरेंस को नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 4। तो यहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है जिसका नाम है आदिलाबाद, वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, ये फॉरेस्ट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है और ये तेलंगाना में है। डिटेल नंबर 5। तो यहाँ पर स्कॉट कहता है कि एक बुलेट का प्राइस 1 पाउंड है। It costs £1. और 1 पाउंड होता है 99.57 इंडियन रुपीज, तकरीबन 100 रुपए। यानी कि इस सीन में एक बुलेट का प्राइस 100 रुपए होता है, जो इस पिस्टल की गोली है। वैसे इस सीन में अजय सर कहते हैं कि इस एक बुलेट का प्राइस 15 रुपए है। कहते हैं बाजार में 15 रुपए की मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अभी इस बुलेट का प्राइस क्या है? अगर जानना चाहते हो तो पार्ट 1 जाकर जरूर से देखना, वहाँ पर मैंने आपको बताया है। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में पब्लिक दीवार पे एक दे मारती है और आप नोटिस कर सकते हो कि वो धक्का इतना पावरफुल था कि ये जो ड्रम्स थे ये भी गिर गए थे, और ये ऑफिसर जो कि इतना दूर है वो भी गिर गया था। लेकिन राम अपनी जगह से नहीं हिला था, क्योंकि राम का साहस बहुत ज्यादा है। एंड गाइस, किन को ये लगा इस सीन में ये जो पूरा सीन था ये काफी हद तक सन ऑफ सत्यमूर्ति के सीन के साथ मैच करता है, और सन ऑफ सत्यमूर्ति मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से है। डिटेल नंबर 7। तो इस सीन में जब राम और NTR इस बच्चे को बचा रहे थे, तब इस सीन में जब उन दोनों ने छलांग लगाई थी तब उन्होंने रस्सी को एक हाथ से पकड़ लिया था। उन्होंने रस्सी को हाथ से पकड़ लिया था ताकि वो मोमेंटम को कम कर सके, अर्थ के ग्रेविटी के खिंचाव को कम कर सके। अगर वो ऐसा ना करते तो ये रस्सी एक झटके में उनको रोक देता, जिससे उनके बोन्स भी ब्रेक हो सकते थे, बोन्स यानी कि हड्डी। तो यार राजा मौली को मानना पड़ेगा कि यहाँ पर उन्होंने फिजिक्स को ध्यान दिया है। वैसे बाहुबली 2 में उन्होंने फिजिक्स की थोड़ी महाबैन की थी, जिसके बारे में हम बाहुबली पार्ट 2 के डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और भाई, इस मूवी के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, डोंट वरी, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वैसे पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हो, बाहुबली पार्ट 1 द बिगिनिंग।
वो अपलोड है। डिटेल नंबर 8, जिसके लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा, लाइक के बिना तुम नहीं जा सकते। तो इस सीन में जब राम लच्छू का स्केच बनवा रहा होता है तब आप यहाँ पर इस चीज को नोटिस कर सकते हो जो कि टाइम मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि टाइम को नापने के लिए। वेल मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रोसेस में ये जो आर्टिस्ट होते हैं वो टाइम के हिसाब से पैसा लेते हैं। इस ड्राइंग को बनाते वक्त कितना ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे पर मिनट के 10-20 रुपए लेते हैं, और इसको बनाते वक्त कितना मिनट लगा उसके ऊपर वो पैसा लेते हैं। डिटेल नंबर 9, तो हमें एक बात तो पता है कि एनटीआर मुसलमान नहीं है, जिसके बारे में वो यहाँ पर कहता भी है। एनीवेज, तो एनटीआर इस फैमिली का हिस्सा नहीं था, तो इसीलिए उनका जो फैमिली फोटो होता है वहाँ पर आप एनटीआर को नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि वो इस फैमिली से नहीं है। डिटेल नंबर 10, तो इस सीन में आप यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के इमेज को नोटिस कर सकते हो जिन्होंने जन गण मन सॉन्ग को लिखा था, और राजामौली ने इस इमेज के जरिए उनको एक ट्रिब्यूट दिया है, जो कि काफी सही बात है। डिटेल नंबर 11, तो इस सीन में एनटीआर चल नहीं पाते हैं क्योंकि इस सीन में वो बहुत ज्यादा नाचे थे, जिसके वजह से शायद उनके पैर में चोट लग गई थी। एनीवेज, जो भी हो, इस एंडिंग वाले सीन में राम चल नहीं पाते हैं, फिर एनटीआर ने उन्हें अपने कंधे पे बिठा लिया था, ठीक उसी तरीके से जैसा राम ने उसे उठाया था। तो इससे क्या सीख मिलती है, जो बोओगे वही पाओगे। डिटेल नंबर 12, तो इस सीन में एनटीआर मशाल लेके एंट्री मारते हैं, यानी कि इस कार के अंदर एनटीआर होते हैं। वेल, इस चीज का हिंट हमें पहले ही मिल गया था। इस सीन में जब इसने ये 2 मशाल ऊपर उठाया था तब अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तब आप यहाँ पर एक हाथ को नोटिस कर सकते हो, तब यहाँ पर आप एक हैंड को नोटिस कर सकते हो। ये रहा उसकी 2 उंगली, और फिर पकड़ के वो अंदर कर लिया। तो ये हाथ किसी और का नहीं बल्कि एनटीआर का होता है। एंड आई डोंट थिंक कि आपने इसको कभी भी नोटिस किया होगा। और इस सीन में एनटीआर ने मशाल लिया था ताकि वो जानवरों को डायरेक्शन दे सके कि कहाँ जाना है या फिर कहाँ हमला करना है। डिटेल नंबर 13, वेल इस सीन में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये टाइगर एनटीआर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एनटीआर के सुपीरियर सेंस की वजह से वो बच जाता है। तो टाइगर ने उसके ऊपर अटैक क्यों किया? दरअसल इस सीन में एनटीआर के पास मशाल नहीं होता है, तो यही रीजन था जिसकी वजह से ये टाइगर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इस टाइम पे नहीं कर रहे थे क्योंकि इस टाइम पे एनटीआर के पास मशाल होता है। डिटेल नंबर 14, वेल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो एनटीआर ने उसके हाथ को इस हिरण के सींग के आर पार घुसा दिया था, क्योंकि इसी हाथ में की था, यानी कि चाबी था, जिससे उसने मल्ली को लॉक किया था। डिटेल नंबर 15, तो इस सीन में नाउ इन दिस सीन यू कैन नोटिस द फुल नेम ऑफ अजय देवगन सर, एंड दैट इज ए वेंकटा रामा राजू। एंड गाइस, ये जो कपल है ये दृश्यम मूवी की ही कपल है, क्योंकि इस कपल को पब्लिक ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, और शायद यही रीजन था जिसके वजह से दृश्यम 2 जो एक रीमेक थी और फिर भी बॉलीवुड में वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और हाँ, उसके ऊपर भी जल्दी वीडियो आ जाएगा। वन ऑफ माई फेवरेट मूवी दृश्यम 2। डिटेल नंबर 16, तो शायद ही आपने नोटिस किया होगा ये जो गन थी जिसका नाम है कार 98, उसके मैगजीन में टोटल 1 2 3 4 5 बुलेट ही लगती है। पबजी वालों को जरूर पता है, आई नो, क्योंकि मैं भी एक पबजी प्लेयर हूँ। एनीवेज, तो इसके मैगजीन में टोटल 5 बुलेट लगती है, तो इसीलिए इस सीन में अजय सर हर 5 बुलेट फायर करने के बाद वो गन को लोड करते थे, जो कि काफी नोटिसेबल डिटेल है। And the Golden Globe goes to Natu Natu RRR. नाटू और डिटेल नंबर 17, तो ये जो सॉन्ग था, ये खून बागी है ये कब धरा। एनीवेज, तो इस सॉन्ग में ये जो फ्रेम आता है, एंड गाइस मैं आपको बता दूं, ये वही फ्रेम है, ये वही इमेज है जिससे आर का पोस्टर बना, जिससे आरआरआर का पोस्टर बनाया गया था। बस राम और एनटीआर को इस तरफ उस तरफ कर दिया, बट इमेज इज सेम। डिटेल नंबर 18, तो ये जो बॉक्स है जिसको एनटीआर के नीचे बांधा गया था, वैसे क्या आपको पता है कि उसका वेट कितना है? तो उसका वेट है 926 kg, लगभग 3 क्विंटल भाई साहब, जो कि बहुत ज्यादा वेट है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर सिर्फ लोहा होता है। और इसी तरीके से ब्रिटिश लोग क्रिमिनल को ऐसे सजा देते थे, और ये सब मैं गूगल से बता रहा हूँ, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर देना मेरी जान। एंड गाइस, ये जो सीन था, तो इस सीन में पब्लिक इतना पागल हो जाती है कि फेंसिंग वायर के चोट को वो फील ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत गुस्सा हो गए थे और फेंसिंग के वायर को क्रॉस करके वो आगे बढ़ गए थे। वेल, ऐसा कुछ सीन हमने पहले भी आईपी मैन में देखा था, जहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा भड़क जाती है। डिटेल नंबर 19, तो इस सीन को ध्यान से नोटिस करो। इस सीन में कैमरा बहुत ज्यादा जूम था, और इतना जूम होने के बाद भी ये सीन 4K में रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि राजामौली ने इस मूवी को बनाते वक्त इंडिया में अब तक का सबसे महंगा कैमरा यूज किया था, जिसका प्राइस था लगभग 85 लाख। बट डोंट वरी, अभी पठान आ चुकी है, जिसको IMAX कैमरा में शूट किया गया था, और एक IMAX कैमरा का प्राइस लगभग 3-4 करोड़ होता है। डिटेल नंबर 20, तो इस सीन में स्कॉट ने राम के ऊपर गोली चलाया था और राम ऐसे उड़ के गिरता है। दरअसल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तब आप नोटिस कर सकते हो कि स्कॉट ने उसके व्हील पे फायर किया था, और ये व्हील ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से राम ऐसे उड़ के गिरते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इस सीन में राम हर्ट हो जाते हैं, उन्हें थोड़ी चोट लग जाती है, थोड़ी नहीं कुछ ज्यादा ही। दरअसल उन्हें ये चोट मिला क्योंकि इस सीन में राम ने एनटीआर के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और एनटीआर को हर्ट किया था। तो बेटा जो बोओगे वही पाओगे। वेल, इसका एक और एग्जांपल दूंगा, लेकिन बाद में। डिटेल नंबर 21, तो इस सीन में एनटीआर को पकड़ने का आप रिवॉर्ड देख सकते हो, जो है 10,000। तो 1920 की 10,000 अभी 2023 में होता है लगभग 2,43,000, जो कि बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि 1920 की 1 रुपीज अभी 24.3 इंडियन रुपीज है,
और ये इनाम बहुत बड़ा है क्योंकि स्कॉट के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में आलिया को एक चिट्ठी मिलती है जहाँ पर राम को फांसी दिया जाएगा वो लिखा हुआ होता है। लेकिन शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि ये चिट्ठी उड़ के एनटीआर के छाती पे जाके लगती है, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि फांसी का तो असली हकदार वो था, राम नहीं। लेकिन उसके बदले राम को फांसी मिल रही है, जो कि गलत है और ये एनटीआर को रियलाइज हो गया था, इसलिए वो उसे बचाने जाता है। डिटेल नंबर 23। तो इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि एनटीआर ने इस लॉक को ब्रेक कर दिया था, यानी कि एनटीआर के बाजुओं में बहुत ज्यादा पावर है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, आपने विक्रम मूवी तो जरूर देखा होगा। वेल उस मूवी के सीन में जब घोस्ट अर्जुन और उसके साथियों को बचाने जाता है तब वो लॉक को एक लोहे के डंडे से तोड़ता है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थी, क्योंकि जो जेल का ताला होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डिटेल नंबर 24। ओके, तो इस सीन में राम के दोनों हाथों में कार 98 होती है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, इस गन को लोड करते वक्त 2 हाथों की जरूरत पड़ती है। तो जब इस गन को लोड किया गया था तब आप नोटिस कर सकते हो कि एनटीआर ने अपना 2 हाथ दे दिया था ताकि वो गन को लोड कर सके। एंड इट्स वेरी नाइस डिटेल टू नोटिस। डिटेल नंबर 25। तो इस सीन में राम को 4 ग्रेनेड मिलती है, तो इसीलिए उसने यहाँ पर 4 ही ब्लास्ट किए थे। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तभी आपको पता चलेगा। डिटेल नंबर 26। तो इस सीन में एनटीआर इतना गुस्सा थे कि जब उसने गन से मारा था तब ये गन ब्रेक हो गया था। He was damn angry that time. डिटेल नंबर 27। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनटीआर ने यहाँ पर ये जो बाइक उठाया था ये रियल में था। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। इस बाइक को सीजीआई से क्रिएट किया गया था। और इस सीन में आप नोटिस कर सकते हो कि एनटीआर ने इस बाइक को ठीक से पकड़ा ही नहीं है, और इसे आप एक सीजीआई एरर कह सकते हो, जहाँ पर इस जगह ठीक से ब्लेंड नहीं किया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बाइक है जो एनटीआर ने यहाँ पर उठाया है ये रियल है, बट इसका वेट आई एम डैम श्योर की कम है। डिटेल नंबर 28। तो इस सीन में ये राम के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो गोली राम को बस छू के गई थी, राम को लगी नहीं थी। डिटेल नंबर 29। तो इस सीन में ये औरत राम को कांटे भरी रस्सी देता है ताकि वो भीम के ऊपर ज्यादा अत्याचार कर सके। लेकिन शायद भी आपने नोटिस किया होगा कि जब ये औरत मरी थी तब वो फेंसिंग वायर में लिपटी हुई थी, जहाँ पर उसे एनटीआर के जैसा ही दर्द मिल रहा होता है। तो एक बात याद रखो, जो बोगे वही पाओगे। डिटेल नंबर 30। तो एंडिंग में ये जो सॉन्ग था, मैंने इस सॉन्ग को कभी नहीं देखा, बस आज देखा क्योंकि मुझे राजा मौली को देखना था। लेकिन देखते देखते मुझे ये मिल गया कि ये जो मल्ली थी उसकी माँ मरी नहीं थी। मुझे लगा था कि इस सीन के बाद वो खत्म, लेकिन यार वो मरी नहीं थी, जो कि काफी सही बात है। तो इससे एक बात तो कंफर्म होती है, ये जो गुंडों के लोग थे उनका किसी को ट्रीटमेंट करने का टेक्निक बहुत एडवांस है। इस सीन में यहाँ पर ये औरत इतनी बैडली इंजर्ड हो जाती है और फिर भी वो बच गई क्योंकि उनका टेक्निक बहुत ज्यादा एडवांस है। वाले सीन में जब ये सांप राम को काट लिया था तब ये कहता भी है कि इसका दवाई तो गोरों के पास भी नहीं है, यानी कि ब्रिटिश के पास भी इसका दवाई नहीं है। लेकिन भीम ने उसे जैसे तैसे करके बचाया क्योंकि उनका ट्रीटमेंट करने का टेक्निक बहुत ज्यादा एडवांस है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 31। तो इस सीन में आप राम के फोरहेड पे कुछ क्रैचेस को नोटिस कर सकते हो। वेल ये क्रैचेस तब आए थे जब वो यहाँ पर एनटीआर के साथ फाइट कर रहा था। तो इससे एक बात तो कंफर्म है कि ये जो सीन था ना, ये सीन के 1-2-3 दिन के बाद की है, क्योंकि ये जख्म अभी भी थोड़ा ताजा है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान।